आइए दोस्तों, आज जानते हैं सुभाष चंद्र बोस यानी जिनको नेताजी भी कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और उनका कार्यकाल 18 अगस्त 1945 तक चला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो अग्रगणी भूमिका में थे और वो सबसे बड़े नेता भी माने जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, का ये नारा भी उनका था और जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर यानी कि सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचिको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष जी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया उन्होंने। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक चला। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत स्थित उनके परिवार के लोगों का यही मानना है कि सुभाष जी की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 को गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग की और उसके लिए जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा लहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 150वीं यानी कि 125वीं जयंती थी, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया है, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। जानते हैं नेताजी की जन्म और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिकाओं में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कलकत्ता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानों थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं यानी कि 9th संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में सुभाष जी को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद
शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष जी ने उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। आइए जानते हैं अभी उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर आईसीएस तक की यात्रा के बारे में। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष जी के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष जी ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स के बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापक और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष जी ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रैंक रूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कई इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आ जाए। सुभाष जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। कलकत्ता के विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिताजी की यह इच्छा थी कि सुभाष जी आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। पिताजी से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी में वो जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष जी ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्रॉय पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त हुए पास कर ली। इसके बाद सुभाष जी ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा कि उन दिनों गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व बंगाल में दास बाबू कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र ने भी उस आंदोलन में सहभाग लिया, किंतु मां प्रभावती ने अपने पत्र में लिखा कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष जी ने जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्रॉय पास की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। आइए अब जानते हैं उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य के बारे में। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बाबू ने उनके साथ काम करना चाहा। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी मणि भवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष चंद्र जी के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष चंद्र जी कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। गांधी जी द्वारा
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज्य पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर यानी कि मेयर बन गए। उन्होंने सुभाष चंद्र जी को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष जी ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों की परिवारजनों का महापालिका में नौकरी मिलने के लिए उन्होंने प्रयास किया और उन्हें नौकरी भी दिला दी। जल्द ही सुभाष जी देश के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष जी ने कांग्रेस के अंतर्गत युवाओं को इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस सरकार ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यों के आयोग को सौंपा दिया। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस इसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष जी ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य की तरीके से सलामी दी। गांधी जी ने उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय हो गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय हो गया कि 26 जनवरी को दिन स्वतंत्रता दिवस में के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज लहराकर सुभाष जी एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जी जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात की, परंतु नरमी के साथ ऐसा बताया जाता है, परंतु सत्य कुछ और ही है। सुभाष जी चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचाने पर सुभाष जी गांधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। अभी उनके कारावास के बारे में। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष जी को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ड को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डेन नामक एक व्यापारी को मार डाला, इसलिए उसे फांसी की सजा दी थी। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फुट फुट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंधी रखते हैं, अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने सुभाष जी को गिरफ्तार किया और उन पर बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। सुभाष जी ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें तपेदिक हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा कर
ने के लिए एक शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाए, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं। इसलिए सुभाष जी ने यह शर्त स्वीकार नहीं की। आखिरी में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि जेल अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही न मर जाए। सरकार यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी सुभाष जी को कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद सुभाष जी का इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष जी कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष जी को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों के सलाह पर सुभाष जी इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। चलो अब जानते हैं उनके यूरोप प्रवास के बारे में। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष जी यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष जी ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहाँ में इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने इन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष जी के अच्छे दोस्त बन गए। जिन दिनों सुभाष जी यूरोप में थे, उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया। सुभाष जी ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी। बाद में सुभाष जी यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष जी ने एक मंत्रणा की जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। इसके बाद विट्ठल जी जब बीमार हो गए तो सुभाष जी ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल जी नहीं बचे, उनका निधन हो गया। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष जी के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने भाई की सारी संपत्ति गांधी जी के हरिजन सेवा के कार्य को भेंट कर दी। 1934 में सुभाष जी को उनके पिता के मृत्युशैया होने की खबर प्राप्त हुई। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कलकत्ता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वो कलकत्ता गए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। दोस्तों, अब जानते हैं उनके ऑस्ट्रिया में हुए प्रेम विवाह के बारे में। सन 1934 में जब सुभाष चंद्र जी ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कर रहे थे, उसी समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेज जानने वाली टाइपिस्ट की आवश्यकता थी। उनके एक मित्र ने उनकी मुलाकात इमली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला के साथ करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष जी एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानून को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बाड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष जी ने उसे पहली बार तब देखा जब वो मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुए तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष जी की मौत हो गई, अनीता पौने से 3 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। उसका नाम अनीता बोस काफ है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता काफ कभी कभी भारत भी आती है। अभी जानते हैं हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद के बारे में। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष जी को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष जी का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी था। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया होगा। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष जी ने योजना आयोग
की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष जी ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने जब चीन पर आक्रमण कर दिया, सुभाष जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष जी न तो जापान की कठपुतली थे, न कि वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। आइए अब जानते हैं उनके कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफा के बारे में। 1938 में गांधी जी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष जी को चुना था, तो मगर उन्हें सुभाष जी की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष जी चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत के स्वतंत्र संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इसके और कदम उठाना भी शुरू कर दिए थे, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष जी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। रविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष जी को अध्यक्ष बनाने का निवेदन दिया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष जी को फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न होने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को साथ दिया है, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष जी को चुनाव में 1580 मत और सीतारामैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 2003 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष जी के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दी। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष जी के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी ने स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथ भी सुभाष जी को कोई सहयोग नहीं किया। अधिवेशन के बाद सुभाष जी ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथी इसके लिए माने नहीं। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष जी कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आइए अब जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बारे में। 3 मई 1939 को सुभाष जी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिनों बाद सुभाष जी को कांग्रेस से ही निकाला दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्र संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष जी को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रूप तय करने के लिए सुभाष जी को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति ने बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहरा कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हल्वेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी
का प्रतीक था। सुभाष जी ने यूथ ब्रिगेड ने रातों रात यह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष जी के स्वयंसेवक उसी की नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। ये एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष जी ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया, उसी की तरह ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से वो बचा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आखिर अंग्रेज सरकार ने सुभाष जी सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के कई मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जी जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार ये भी नहीं चाहती थी कि सुभाष जी युद्ध के दौरान मुक्त रहे। इसलिए सरकार ने उन्हें अपने ही घर पर नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरावा बिठा दिया। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष जी ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले में गोहमह तक पहुंचाया। गोहमह रेलवे स्टेशन वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगतराम तलवार से करा दी। भगतराम तलवार के साथ सुभाष जी पेशावर से अफगानिस्तान की राजनीति काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगतराम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष जी उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष जी 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकाम होने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की। आखिर में ऑरलैंडो मैजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष जी काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। आइए अब जानते हैं उनके बारे में। जब जर्मनी के प्रवास के दौरान जब उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। बर्लिन में सुभाष चंद्र जी सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारत स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष जी को नेताजी के नाम से जानने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष जी के अच्छे दोस्त बने। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जी जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष जी की कोई सहायता नहीं की। कई साल पहले हिटलर ने माइफ काम्प नामक आत्मचरित्र में लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष जी ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी मांगी और माइफ काम्प के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकलने का वचन दिया। अंत में सुभाष जी को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ खास मदद मिलने नहीं वाली है। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के किल बंदरगाह में वे अपने साथी अबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर गई। वहां वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी 2 देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बी के द्वारा नागरिकों की एकमात्र अदला बदली हुई थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचाकर आई। अब जानते हैं उनके पूर्व एशिया में जो उन्होंने अभियान चलाया उसके बारे में। पूर्व एशिया में पहुंचकर सुभाष जी ने सर्वप्रथम वहां के क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष जी को सौंपा था।
जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद डाइट के सामने भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद स्वाधीन भारतीय की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई थी। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद करने का आह्वान दिया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों को पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौज को पीछे हटना पड़ा। जब आज़ाद हिंद फौज पीछे हट रही थी तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। आइए अब जानते हैं उनके दुर्घटना और मृत्यु के समाचार के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को एक नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताईहुकु जापानी भाषा हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदोई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताईहुकु सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना दम छोड़ दिया। कर्नल हबीर बुरहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताईहुकु में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताईहुकु के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुई नहीं थी। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच
के गठन का आदेश दे दिया है। याचिका सरकारी संगठन इंडिया स्माइल द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, रॉ खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। चलो अब जानते हैं भारत की स्वतंत्रता पर नेताजी का क्या प्रभाव रहा। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ भी बदल। आत्मसमर्पण के उपरांत जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के पांव तले करारता रहा। यही कारण था कि नेताजी और आजाद हिंद सेना का रोमहर्षक इतिहास टोक्यो के अभिलेखागार में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में नेताजी के यश में वर्णनातीत वृद्धि की ओर वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष जी के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले इस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने गठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए इतना प्रबल संघर्ष छेड़ा है। जहां स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी के सामर्थ्य से घबराते रहे, तो स्वतंत्र के उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के अमिट प्रभाव से घबराते रहे। स्वतंत्रवीर सावरकर ने स्वतंत्र के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी के तैल चित्र को आसीन किया था। यह एक क्रांतिकारी द्वारा क्रांतिवीर को दी गई अभूतपूर्व सलामी थी। आप जानते हैं नेताजी के लेखन के बारे में। अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक रहे हैं। अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रिम के अतिरिक्त उन्होंने 2 खंडों में एक पूरी पुस्तक भी लिखी, भारत का संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। उनकी आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही, लेकिन उसे पूर्ण करने की उनकी अभिलाषा रही थी, जिसका पता मूल पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बनाई गई योजना से स्पष्ट रूपेण चलता है। इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए एवं रेडियो के माध्यम से भी उनके व्याख्यान प्रसारित हुए। पत्रों की एक बड़ी मात्रा उनके निजी जीवन से संबंधित है। दिसंबर 1940 से नेताजी के अंतिम समय तक उनके पूर्ण विश्वास पात्र तथा निकट सहयोगी रहे डॉक्टर शिशिर कुमार बोस ने नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना कर नेताजी के समग्र साहित्य के प्रकाशन का विशाल कार्य मुख्यतः विनोद सिंह चौधरी के साथ मिलकर 1961 ईस्वी में आरंभ कर दिया था और 1980 में 12 खंडों में संकलित रचनाओं के प्रकाशन का काम शुरू हुआ। आरंभिक योजना 10 खंडों में समग्र साहित्य के प्रकाशन की थी, परंतु बाद में ये योजना 12 खंडों की हो गई। अप्रैल 1980 में सर्वप्रथम बांग्ला में इसके प्रथम खंड का प्रकाशन हुआ था और नवंबर 1980 में अंग्रेजी में। हिंदी में इसका प्रथम खंड 1982 में प्रकाशित हुआ और फिर इन तीनों भाषाओं में समग्र साहित्य का प्रकाशन होते रहा। इसका अंतिम 12वां खंड 2011 में छपकर आया। हालांकि इसकी सामग्री पहले से ही तैयार थी। इस समग्र वाङ्मय के संकलन एवं प्रकाशन कार्य से आरंभ से ही सुगत बोस भी जुड़े हुए थे और अंतिम 2 खंडों का प्रकाशन डॉक्टर शिशिर बोस के निधन के कारण मुख्यतः सुगत बोस के ही संपादन में हुआ।
इस समग्र वाङ्मय के प्रथम खंड में उनकी आत्मकथा के साथ कुछ पत्रों का प्रकाशन हुआ है और द्वितीय खंड में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक भारत का संघर्ष द इंडियन स्ट्रगल का प्रकाशन हुआ है। फिर अन्य खंडों में उनके द्वारा लिखित पत्रों, टिप्पणियां एवं भाषणों आदि समग्र उपलब्ध साहित्य का क्रमबद्ध प्रकाशन हुआ है। इस प्रकार यथासंभव उपलब्ध नेताजी का लिखित एवं वाचिक समग्र वाङ्मय अध्ययन हेतु सुलभ हो गया है और यह युगीन आवश्यकता भी है। महात्मा गांधी की तरह नेताजी के संदर्भ में भी अनेक संदर्भ रहित कथनों एवं अपूर्ण जानकारियों के आधार पर राय कायम करने के बजाय उपयुक्त मुद्दे को इसके उपयुक्त एवं सम्यक संदर्भों में देखते हुए सटीक एवं प्रामाणिक राय कायम की जाए। वे बहुत ही सरल थे।